पाऊर्णमुकारं जिणवरवस हंस वड्डमानस दंसनमग्गं वोच्छामि जहाकं समासेन करनमन जिनवर वृषभ एवं वीर श्रीवर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का। जैसे अपन ने इसमें था भी जीव कांड का भी मंगलाचरण करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, कोई नहीं। यहाँ अपना ग्रंथ तो चल रहा है अष्टपाहुड़, लेकिन अष्टपाहुड़ में भी सूत्रपाहुड़ और उसकी दूसरी गाथा के आधार पर कुछ श्रुत ज्ञान का वर्णन उसमें किया है सूत्रपाहुड़ में। तो उसमें श्रुत ज्ञान के कुछ भेदों की चर्चा हम गोमटसार जीव कांड के आधार से देख रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने श्रुत ज्ञान के 20 भेदों की चर्चा की है और वो चर्चा अपनी कंप्लीट हो गई है उसमें, लेकिन कुछ कुछ जहाँ सावधानियां हैं और कुछ करेक्शन है उनकी चर्चा आज अपन करेंगे। पहले इन 20 भेदों के नाम, केवल सिंगल नाम बताने, कौन कौन से हैं। बोलिए सुमन जी। समास वाले भी बोलूं या खाली वैसे? पूरे पूरे बोलना। पर्याय, पर्याय ज्ञान, पर्याय समास ज्ञान, अक्षर ज्ञान, अक्षर समास ज्ञान, पद ज्ञान, पद समास ज्ञान, फिर है संघात ज्ञान, संघात समास ज्ञान, फिर प्रतिपत्तिक ज्ञान, प्रतिपत्तिक समास ज्ञान, फिर अनुयोग ज्ञान, अनुयोग समास इनसे ज्ञान। मत देखिए, आप बोलिए, गलत होगा तो हम करेक्ट कर हाँ लेंगे। हाँ। वो फिर क्या होता है, हम डिपेंड है, हमारी आदत ऐसी हो जाती है। अब ऑनलाइन चल रही है ना, और उस नीचे किताब, मतलब सबकी आदत ऐसे हो गई, हाँ श्लोक वगैरह भी सुनाते हैं ना, अब मुझे मालूम है सबके सामने खुला ही रहता है, हाँ वो आंखें जाती ही रहती है, फिर बोलते हाँ हैं एक ही रेणु जी आंख बंद करके बोलते हैं, बाकी ज्यादातर सब लोगों की खुली रहती है। किसी की नहीं भी होती होगी, मैं ऐसा कॉमन बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी तो वो आदत, अब बिना उसके फिर हम बोल ही नहीं पाएंगे, फिर थोड़ा हमारी नहीं कॉन्फिडेंस रहती। कम रहता है। हाँ बोलिए कहाँ तक आ गए थे, संघात से बोलिए। हाँ। संघात ज्ञान, संघात समास ज्ञान, फिर है प्रतिपत्तिक ज्ञान, प्रतिपत्तिक समास ज्ञान, फिर अनुयोग ज्ञान, अनुयोग समास ज्ञान, फिर है प्राभृत, प्राभृत ज्ञान, प्राभृत, प्राभृत समास ज्ञान, फिर प्राभृत ज्ञान, प्राभृत समास ज्ञान। उसके बाद है वस्तु, वस्तु ज्ञान, वस्तु समास ज्ञान, फिर पूर्व ज्ञान, पूर्व समास ज्ञान। बढ़िया, इस तरह से ये शुद्ध ज्ञान के 20 भेद हैं। कम से कम नाम नाम तो एक बार, और 20 में से भी 10 ही याद करने में, तो वो बीच में तो फिर समास वाले हैं उसके बाद तो ये 10 नाम एक बार अपने को याद हो। अब ये कैसे बन रहे हैं वो अपन ने देखा था, तो आज अपन अब सूक्ष्म विभूतियों की चर्चा नहीं करेंगे, वहीं अटक जाते हैं नहीं तो अपन। ठीक है। पर्याय ज्ञान का मतलब है सबसे जघन्य ज्ञान, सबसे ज्ञान के सबसे कम अविभाज्य प्रतिच्छेद जिसमें होते हैं, यानी जिस ज्ञान में सबसे कम अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं, उससे कम अविभाज्य प्रतिच्छेद नहीं होते, उस ज्ञान का नाम है पर्याय ज्ञान। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? लब्धि अक्षर। ठीक है, लब्धि। आज मैं ये, इसलिए मैं आज ये लाई थी लैपटॉप, एक बार पूरी स्लाइड भी एक एक जितना आपने पढ़ा है ना अपन ने, पर मैं आपको दिखा नहीं पाई, तो यहाँ से भी कुछ कुछ एक बार पूरा देखते जाते हैं। एक बार एक चीज पूछ रही थी। हाँ
तो वो जो कल बताए थे 5 करोड़ कितने पद पूर्व में, जो उसमें श्रावकाचार में थे 14 पूर्वों के, वो पूरे इन 18 भेदों के पद आ गए। 18 भेदों के नहीं आए, तो फिर सिर्फ पूर्व पूर्व के केवल आए। पूर्व के पद हैं, केवल पूर्व के। पूर्व जो पूर्व। पूर्व का टोटल है वो पूर्व का, और जो द्वादशांक का टोटल है वो द्वादशांक का। लेकिन द्वादशांक इसमें का जो 112 करोड़ 83 लाख अपन ने इसमें तो 52,005। तो पूर्व तो अपन ने प्राभत और वस्तु निकाल के फिर निकाला है पूर्व इसमें तो। हाँ तो उसमें निकाला है ना, तो लेकिन इसमें जो अक्षर या ये जो पद बताए हैं वो केवल पूर्व के, जो टोटल वहां दिया है ना हाँ 112 करोड़। नहीं, 95 करोड़। 95 करोड़ वो अकेला पूर्वों का होगा, वो वाली संख्या अभी मुझे याद नहीं। 95 करोड़ कुछ है। हाँ इसमें तो 95 करोड़ दे रखा है। एक मिनट, अष्टबाहुड़ में, नहीं, इसमें श्रावकाचार में। शावकाचार में, अच्छा श्रावकाचार में भी ये पूरा है। हाँ हाँ वो तो है, लेकिन वो किसकी, आप बोली ना किसकी दी है 95 करोड़ संख्या। पूर्व, 14 तो पूर्वों के। 14 पूर्वों के जो है ना 1 करोड़, फिर 96 लाख, 90 लाख, 70 लाख, ऐसे जो हैं उन सब का टोटल आएगा ना, उन सब का टोटल है। ये इस प्रकार 95 करोड़ 50 लाख अरे तो वो तो पूर्वों का टोटल दे रहे हैं ना, पूर्व का पूर्वों वर्णन है। में जितने पद हैं, अक्षरों का भी नहीं है, वो पद का है। अच्छा। पूर्व में जितने पद हैं, एक एक पूर्व में जितने पद हैं उसका टोटल, हाँ जो आप ठीक। बता रहे हो वो उसका टोटल है, ठीक है। हाँ देखिए अब अपन यहाँ से एक बार देखते जाते हैं, कोशिश करिएगा भी बीच में अगर प्रश्न ना हो तो ये एक बार इसको कंटिन्यू कर लें। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? कि शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, और शुद्ध ज्ञान आवरण और वीर्यान्तराय कर्म के शिवशम से शुद्ध ज्ञान होता है। फिर शुद्ध ज्ञान के पहले हमने कितने भेद किए थे? दो, कौन कौन से? अभी ये वाली चर्चा चल रही है, अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक, ये दो भेद, ठीक है ना। अभी ये वाले शुद्ध ज्ञान की चर्चा चल रही है, अभी वो शुद्ध शास्त्र रूप शुद्ध ज्ञान, उसके दो भेद हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अभी शास्त्र वाले शुद्ध ज्ञान की चर्चा नहीं चल रही, अभी जो ज्ञानात्मक शुद्ध ज्ञान है उसकी चर्चा, उसके भेद ही अपन देख रहे हैं। तो पहला अनक्षरात्मक और दूसरा अक्षरात्मक। अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान का मतलब क्या है? कि जो कर्ण इंद्रिय के अलावा अन्य इंद्रियों से जो ग्रहण हो रहा है वो अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है, और कर्ण इंद्रियों से जो उत्पन्न हो, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से जो ग्रहण हो रहा है वो अक्षरात्मक है, ठीक है। तो ये अनक्षरात्मक किस किस को होता है? एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सबको होता है, लेकिन अक्षरात्मक किसको होता है? सिर्फ संगी पंचेंद्रिय, ठीक है। फिर इसके बाद में जो शुद्ध ज्ञान के भेद, अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान के कितने भेद किए? अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान के कितने भेद थे? दो भेद, पर्याय और पर्याय समास। और अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान के 18, अक्षर से लेके कहाँ तक? पूर्व समास तक, अक्षर से लेके पूर्व समास तक। तो ये जो पर्याय और पर्याय समास ज्ञान के टोटल भेद कितने हो जाते हैं? पर्याय ज्ञान कितनी प्रकार का है? 3 प्रकार। पर्याय ज्ञान 3 प्रकार का है। हाँ इधर से बताइए, पर्याय ज्ञान कितनी प्रकार का है? उंगलियों पे बताने लायक हो तो उंगलियों से बताइए, नहीं तो मुंह से बोलिए, मुझे सुनाई देगा, मैं वैसे नहीं पूछ रही हूँ। मुंह से बोलिए तो मुझे समझ आएगा। पर्याय ज्ञान कितनी प्रकार का है रजनी जी? अच्छा नहीं नहीं, आप नहीं, आप नहीं, अर्चना जी। असंख्यात लोक प्रमाण, पर्याय ज्ञान असंख्यात प्रकार का नहीं। एक हफ्ते से चल रही है अपनी क्लास। नूतन जी। मैम पर्याय और पर्याय समास ज्ञान। पर्याय ज्ञान पूछ रही हूँ, पर्याय ज्ञान कितनी प्रकार का है? इसी प्रकार का है। हम्म, आप मत बोलिए ना, मेरे को आवाज नहीं आई, बोलिए। मैम पर्याय ज्ञान में सबसे जगन्य ज्ञान बताया था आपने, वही तो है हाँ पर्याय। कितने प्रकार का है वो पूछ रही हूँ। अगर उसके प्रकार, बाकी सब लोग तो सही जवाब दे रहे हैं, अर्चना जी अगर आप उसके प्रकार बना रहे हैं तो सबसे जघन्य कहाँ होगा? अगर आप उतने प्रकार का बना रहे हैं तो सबसे छोटा कहाँ होगा? फिर तो उसकी वैरायटीज हो गई ना।
तो सबसे छोटा का ना उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा होता जा रहा है ना। पर्याय ज्ञान एक ही प्रकार का है, ठीक है ना। पर्याय ज्ञान एक ही प्रकार का है। कल भी मैंने बताया था कि जो सिंगल नाम वाले हैं, चाहे पर्याय ज्ञान हो, चाहे अक्षर ज्ञान हो, चाहे पद ज्ञान हो, चाहे संघात हो, चाहे प्रतिपत्ति हो, वो सब एक ही प्रकार के हैं। उनके आगे प्रकार है ही नहीं। जो प्रकार बन रहे हैं उसमें समास लगा के बना दिया, इसीलिए समास का मतलब ही है उसके प्रकार बन रहे हैं, ठीक है ना। उस ज्ञान के खुद के मतलब वो तो एक ही प्रकार का है, और जो प्रकार भेद बन रहे हैं वो सब बीच वाले जो समास समास वाले हैं ना, उन्हीं में भेद बन रहे हैं। अभी क्लियर है ये चीज? पर्याय, अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्तिक, अनुयोग, प्राभृत प्राभृत प्राभृत, वस्तु, पूर्व, वो एक ही प्रकार का होगा, ठीक है। अब आगे तो जो यहाँ कहा इन दोनों के मिला के, यहाँ कह रहे हैं आपके में भी होगा ये, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक के कोई भेद बताए होंगे ना, उसमें होगा। तो पर्याय और पर्याय समास मिला के कितने भेद बता रहे हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण भेद तो किसके हो रहे हैं? वो पर्याय ज्ञान तो एक ही है, तो पर्याय समास ज्ञान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। और अक्षर समास, अक्षर से लेके और पूर्व समास तक, वहां तक कितने भेद हैं? वहां तक असंख्यात नहीं है, वहां तक असंख्यात नहीं है। वहां क्योंकि हम अक्षरों की ही वृद्धि कर रहे हैं, वहां ये षड स्थान रूप से असंख्यात, संख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, ऐसी वृद्धियां नहीं की है हमने। अक्षर ज्ञान के ऊपर जो वृद्धियां की हैं वो एक एक अक्षर की ही की हैं, इसलिए उसके जो भेद बनते हैं तो वो यहाँ दिया है। क्योंकि टोटल अपन ने पढ़ा था यहाँ अष्टपाहुड़ में ही पढ़ा था, और रत्न शावकाचा में तो पढ़ा ही था, पर वो पुराना हो गया। लेकिन अष्टपाहुड़ में इस गाथा के भावार्थ में पढ़ा था कि टोटल जिनवाणी के अपुनरुक्त अक्षर कितने हैं। शुद्ध के टोटल अपुनरुक्त अक्षर कितने हैं? हाँ, वो तो जिन लोगों ने पीडीएफ खोल रखी ना उन्हीं को देखा। एक कम इकट्ठी, ठीक है ना। इकट्ठी कैसे आया था? 2 की पावर 64, 2 की पावर 64 कहो या 65,536 का स्क्वायर, वो आएगा बादाल, और फिर बादाल का स्क्वायर वो आएगा इकट्ठी। ये अपन ने अष्टपाउड़ में ही पढ़ा है, बीसी भावार्थ में देखना मिलेगा। वो तो सब पुराना हो गया ना, अभी यही पढ़ा है ना। तो जो ये अक्षर से लेके पूर्व समास तक के जो वेरिएशन बनेंगे, जो प्रकार बनेंगे, वो जितने अक्षर हैं शुद्ध ज्ञान के उतने ही तो बनेंगे। उसमें से पहला एक माइनस कर दो, पहले वाले को माइनस कर दो, वो तो अक्षर में आ रहा है ना। तो एक कम इकट्ठी प्रमाण उतने उसके एक कम इकट्ठी प्रमाण तो शुद्ध ज्ञान के अक्षर हैं, और उसमें एक और माइनस करेंगे तो वो उसके बीच वालों के भेद बनेंगे, ठीक। यहाँ पूरा ये अक्षर को भी लिया है ना साथ में, इसलिए एक कम इकट्ठी प्रमाण ये भेद बन गए। अब ये नाम दिए हैं यहाँ पर, ये नाम अपन बोल चुके हैं। फिर जो पर्याय ज्ञान किसको होता है कि सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक को जो सबसे जघन्य ज्ञान होता है उसका नाम पर्याय ज्ञान है। इसमें विशेषता क्या है कि इसके आवरण करने वाले कर्म का उदय का फल इस ज्ञान में नहीं होता, किंतु इसके अनंतर ज्ञान यानी पर्याय समास के प्रथम भेद में ही होता है। ये बात याद है कि नहीं आपको? ये पहले दिन बताई थी, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रही थी बार बार, मैं रोज रिपीट वो भेद के रूप से ही हो रहे थे ना अपना। ये पर्याय देखो, ये क्या बता, ये प्रकरण धवला में किस प्रकरण में आया है? ये शुद्ध ज्ञान के भेदों का वर्णन जब ज्ञानावरण कर्म की चर्चा की, ज्ञानावरण कर्म के भेद बता रहे थे, तो 5 प्रकार के ज्ञानावरण बताए, और फिर कहा कि 20 प्रकार के ज्ञानावरण होते हैं, और 20 प्रकार के शुद्ध ज्ञानावरण होते हैं। मति ज्ञानावरण कितने प्रकार के होते हैं? 336 प्रकार के मति ज्ञानावरण, क्योंकि मति ज्ञान के भेद कितने हैं? 336। ऐसे ये शुद्ध ज्ञान के भेद कितने बता रहे हैं? 20। तो जितने
प्रकार का ज्ञान है उतने प्रकार का उस पे आवरण। और ये बीज हम मोटा मोटा बोल रहे हैं, वो बीच के जो समास भेदों में जितने भेद आ रहे हैं ना, हर एक समास के लिए अलग उस पे आवरण डालने वाला कर्म वो अलग। तो ये पर्याय नाम का एक ज्ञानावरण कर्म है, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म है। ठीक है, कठिन तो नहीं हो रही बातें, मैं बता तो रही थी, लेकिन मैंने सोचा इसीलिए कुछ कुछ बातें बीच में अपने वो रिवीजन में रह गई, इसलिए मैंने आज स्लाइड से लिया है पूरा। पर्याय नाम का शुद्ध ज्ञानावरण कर्म है, तो उस पर्याय नाम के शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का उदय किसको आएगा? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि है पर्याप्त तक को भी उसका उदय आ जाएगा, तो उसका ज्ञान खत्म हो जाएगा ना। उदय थोड़ी आएगा। हाँ, उदय मतलब क्षयोक्षम होता है ज्ञानावरण का, तो क्षयोक्षम में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय या देशघाती भी स्पर्धकों का उदय, वो किसको आएगा? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि है पर्याप्त तक, जो 3 मोड़ों से जन्म लेने वाला पहले मोड़े में स्थित है, उसको नहीं आएगा, आगे वाले को आएगा। जिसको पर्याय समास ज्ञान हो रहा है उसको ही इसका उदय होता है। इसमें ये लिखा है, मूल गाथा में लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ से दिखाया। ये मूल गाथा, आप लोग गाथा निकाल लो, इसमें गाथा नंबर है 319, 319 नंबर। इसमें विशेषता केवल यही है कि इसके आवरण करने वाले कर्म के उदय का फल, इसके उदय का फल क्या होगा कि उस पर्याय ज्ञान पर जो कुछ भी आवरण पड़ेगा, तो वो उस उदय का फल इस ज्ञान में नहीं होता, किंतु इसके अनंतर यानी नेक्स्ट वाले जो पर्याय समास है उसके प्रथम प्रथम भेद में ही होता है। ठीक है, तो पर्याय शुद्ध ज्ञान का क्षयोक्षम सर्व जीवों के पाया जाता है, अर्थात इस पर्याय शुद्ध ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय कभी आता ही नहीं। यदि आ जाए तो जीव के ज्ञान का ही अभाव हो जाए, और ज्ञान के अभाव में जीव का भी अभाव होगा। ये हो गया सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्तक को जो कौन से भाव में, क्षुद्र भाव, लगातार जो उसके क्षुद्र भाव चल रहे हैं 6012, उसमें जो अंतिम 6012वां भाव है, उस 6012वें भाव में जब वो 3 मोड़े से जन्म लेता है, उस समय पहले समय में उसको जो जगन्य ज्ञान होता है, इसी को पर्याय ज्ञान कहते हैं। लेकिन पर्याय समास में क्यों आवरण आ गया फिर इस वाले ज्ञान के? पर्याय समास में उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय रहता है, तो वो भी कोई बहुत बड़ा ज्ञान थोड़ी ना है, क्योंकि वहां से तो बढ़ने लग गया ना। बढ़ने तो लग गया, तो उसके पर्याय समास का भी तो क्षयोक्षम है, पर लेकिन इसका भी इस कुछ पे आवरण, आवरण हो गया मतलब। पूरा आवरण नहीं आया है, पूरा नहीं, लेकिन सर्वघाती स्पर्धक क्षयोक्षम क्षयोक्षम किसे कहते हैं? वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभाविष्य, भविष्यकालीन उन्हें स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। तो वो जो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय अभी यहाँ नहीं आ रहा पर्याय ज्ञान में, लेकिन जब पर्याय समास ज्ञान जिस जीव को होगा, तो वहां कुछ उस सर्वघाती स्पर्धकों का उदय उसका आ सकता है। सर्वघाती का क्या, देशघाती का भी वही आएगा। देखो इसमें क्या कहा है, 319 किस में लिखा हुआ है? नहीं 319। आप लोगों के, आपके पास नहीं, मैं आप लोगों के लिए तो मैं दिखा रही हूँ, वो ये अच्छा। आगे बैठे ना उनको दिख नहीं रहा ना, इसलिए उनको हाँ उसमें बोला। एक मिनट, इसमें कुछ करेक्ट है, ये जो लिखा है ना, एक मिनट, मेरी बुक में मैंने करेक्शन किया हुआ है, इसमें देखती हूँ। देखो इसमें 2 ही लिए हैं, पर्याय ज्ञान का जो स्लाइड बनाई है ना, पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? पर्याय शुद्ध ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभाविष है, और इन्हीं का सदवस्था रूप उपशम होने पर जो ज्ञान होता है। यहाँ ये नहीं कहा, तीसरी चीज क्या है, 3 चीजें होती है ना शिवोपशम में, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभाविष है, फिर सदवस्था रूप उपशम और देशघाती का उदय। तो यहाँ ये नहीं कहा कि पर्याय ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय, वो उदय यहाँ नहीं होता है, तो वो देशघाती स्पर्धकों का उदय अगले वाले में आएगा। तो देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर ज्ञान तो बनता रहता है, ज्ञान तो होता रहता है,
लेकिन अगर यहाँ देशघाती स्पर्धकों का भी उदय लाएंगे तो वो सबसे लीस्ट तो ज्ञान है, और उस पे भी वो देशघाती स्पर्धकों का उदय आ जाएगा तो ज्ञान बचेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। इसलिए वहां पर ये इस ज्ञानावरण कर्म का उदय नहीं। और जो ज्ञानावरण है बाकी सारे बड़े बड़े भारी भारी, उन सब का उदय चल रहा है, लेकिन जो पर्याय नाम के शुद्ध ज्ञानावरण कर्म है उसका उदय नहीं है, तब वो ज्ञान उसको प्रकट है। फिर से ज्ञानावरण करके खूब सारे भेद हैं, 5 मोटे मोटे हैं ही, और शुद्ध ज्ञान के ज्ञानावरण के अपन ने अभी 20 भेद किए। तो वो जो सूक्ष्म निगोदिया लब्धि या पर्याप्तक है उसको ज्ञानावरण कर्म का उदय है कि नहीं है? ये है। अवधि ज्ञानावरण, मनपरे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण का तो पूरा पूरा ही उदय है। और मति ज्ञानावरण में भी ये, हाँ धवला में तो ये पर्याय ज्ञान शुद्ध ज्ञान का भेद नहीं बता के मति ज्ञान का ही बताया है, और फिर कहा है कि वो शुद्ध ज्ञान मति पूर्वक होता है इसलिए इसको भी पर्याय कहते हैं। लेकिन मैंने अभी अब बात आ गई इसलिए बता रही हूँ, कहीं आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, अभी जो चल रहा है वो चलने दो, ठीक है? ऐसा। तो मति ज्ञानावरण कर्म का उदय है, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, और शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। लेकिन वो मति ज्ञानावरण कर्म भी तो कई प्रकार का है, 336, 1 इंद्रिय संबंधी, 2 इंद्रिय संबंधी, 3 इंद्रिय संबंधी, 4 इंद्रिय संबंधी, ऐसे अलग अलग है। अवग्रह या अवाय धारणा ये सारे भी, तो उसको 1 इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का बस इतना ही उसको क्षयोपशम है, इतना ही ज्ञान का उघाड़ है। ऐसे ही शुद्ध ज्ञान में इस पर्याय संबंध ज्ञान संबंधी ज्ञान का उसको उघाड़ है। तो इस पे आवरण डालने वाले कर्म का देशघाती स्पर्धकों का उदय भी उसके नहीं। फिर उसके उदय है कि नहीं है? कि उदय है ना, बाकी सारे उदय है ना। और जो मति ज्ञानावरण के मान लो 336 में से 335 भेद हैं, अभी उदाहरण के लिए ले रहे हैं अपन, 335 प्रकार के मति ज्ञानावरण और 19 प्रकार के शुद्ध ज्ञानावरण और पूरा का पूरा अवधि मनःपरय और केवल ज्ञानावरण, उन सबका उदय चल रहा है। उन सबके स्पर्धकों का, उनके तो सारे सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, अवधि ज्ञानावरण मनःपरय ज्ञानावरण के। तो ठीक है, एक इतने से मिनट, एक मिनट बोलिए रेणु जी। मैं मेरे को मैं थोड़ा सा मतलब सरलता से समझना चाह रही हूँ कि जैसे जो जगन्य पर्याय ज्ञान है तो वो तो सभी जीवों में होना चाहिए, क्योंकि जो पर्याय समास ज्ञान उससे उत्तरोत्तर बढ़ा हुआ है। तो अगर जगन्य ज्ञान ही किसी में नहीं होगा तो फिर वो पर्याय समास कहाँ से होगा कोई भी देखो, जीव में? मना नहीं कर रही, जो नहीं, आगे आगे बढ़ रहा है। अब मेरी बात सुनिए, समझ गई मैं आपका प्रश्न। अपन पहले स्कूल में एडमिशन लिया था, है ना? फर्स्ट में आए, सेकंड में आए, ऐसे करते करते 10th में आ गए। तो अब वो 10th का ज्ञान कहला रहा है, 10वीं तक का अपने को ज्ञान है, तो पहली का ज्ञान है कि नहीं है? लेकिन बोलेंगे क्या? 10th का ज्ञान ही बोलेंगे ना। तो वो ज्ञान रहता है तो वो उसमें गर्भित है, लेकिन अब उसको ऐसा नहीं कहेंगे इनको पर्याय ज्ञान है, इनको पहली का ज्ञान है। MA PhD हो गए, इनको पहली का ज्ञान है, ऐसा लेकिन बोलेंगे। उसमें 10वीं 12वीं आपने नहीं गिनते। अब कौन सी डिग्री बताई जाएगी? अब कौन सी डिग्री बताई जाएगी? 10वीं नहीं, 12वीं BCom और ये MCom ये कुछ भी नहीं बताई जाएगी। अब तो वो सीधा तो ठीक है, वो PhD तो ठीक बोलेंगे। है, लेकिन उसमें आप आवरण बोल रहे हो ना कि पर्याय जो ज्ञान है उसमें आवरण आ रहा है पर्याय समास जिन जीवों को है, तो वो मैंने उसको समझा। पर्याय समास, जो पर्याय समास ज्ञानावरण है ना उसका तो उघाड़ है। और जो हाँ, पर्याय शुद्ध ज्ञान के देशघाती स्पर्धकों का उदय पर्याय समास ज्ञान में होता है, पर्याय ज्ञान में नहीं होता। देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर क्या होता है? ज्ञान वो रहेगा, ज्ञान का क्षय बस, उपशम रहेगा ही। तो रहेगा ना, रहेगा ना। आप ही बोलो, लेकिन बस मैं मैं यही मैं बोल। कुछ मैं कुछ और मतलब मेरे को लग रहा है कि बड़ा ज्ञान है तो छोटा ज्ञान तो खत्म नहीं होना चाहिए ना। मतलब मेरा सरल खत्म शब्दों में नहीं ये कर बात है। रहे, खत्म नहीं कर मतलब उस पे जो रहे, आवरण है, पर्याय ज्ञान पे जो आवरण है। खत्म नहीं कर रहे। बोलिए सुमन जी। हाँ, मतलब पर्याय ज्ञान में क्षयोपशम की पूरी जो परिभाषा है वो लागू नहीं पड़ रही है। पर्याय हाँ ज्ञान में वो हाँ ज्ञान है, बस वहां है, उसके हाँ बाद वो क्षयोपशम की परिभाषा लागू होती है। हाँ। ठीक आशा आंटी बोली। वो इतने से ज्ञान के उदय से अगले भावों में चला जाता है, इतने से पर्याय ज्ञान के उदय से ही हाँ, सूक्ष्म ज्ञान का लब्धि। उदय नहीं बोलेंगे, ज्ञान की हाँ प्रकटता बोलेंगे। हाँ, ज्ञान की प्रकटता से मतलब
अगले इतने भाव ले ज्ञान, लेता है, उस इतने से ज्ञान ज्ञान से। से भाव का मतलब नहीं ना, भावों का हाँ संबंध भाव, तो अपने हाँ भावों से है। तो भाव भी यहाँ ज्ञान पे, में तो आते ही है हाँ ना, तो ज्ञान। इतने, वो सब भाव तो उसके चल ही रहे ना, कषायों के परिणाम सब चल रहे हैं। चलिए अभी तो अपन आगे बढ़ते हैं, कठिन हो रहा है, छोड़ दीजिए इस बात को, फिर कभी समझ में आएगा आगे। अभी अभी रखिए, आगे कभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पर्याय ज्ञान, और फिर ये भी हो गया सूक्ष्म लिगोदिया लब्धिया पर्याप्त तक वाली बात। पर्याय शुद्ध ज्ञान का ही दूसरा नाम लब्धि अक्षर भी कहलाता है। अब इस लब्धि अक्षर के संबंध में भी वो आगे आएगी, आगे आ जाएगी स्लाइड, देखिए। अब ये फिर ये तो अपने को नहीं करना है। देख, इसके बाद में आएगा अक्षर ज्ञान, ठीक है। इसके बाद में अब आ रहा है पर्याय ज्ञान के बाद में अक्षर ज्ञान। तो जो अक्षर से उत्पन्न हुआ, जो कल परिभाषा लिखवाई थी आप लोगों को अक्षर ज्ञान की, कौन बोलेंगे? अक्षर अक्षर ज्ञान की परिभाषा दीपिका जी बोलिए। एक अक्षर के अर्थ को, विषय को जानने की ज्ञान की योग्यता को अक्षर ज्ञान कहते हाँ, एक अक्षर का जो विषय है उसको ग्रहण करने की जो ज्ञान की योग्यता है उसको अक्षर ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ उसको अर्थाक्षर शब्द से दिया है कि अक्षर से उत्पन्न हुआ। कुछ कुछ स्लाइड बीच में छूट गई थी इसलिए दिखा रही हूँ। अक्षर गाथा, एक मिनट, गाथा तो आएगी 334 के पहले है कुछ, अगर आपके इसमें हो तो देख लीजिए, 334 के पहले। अक्षर से उत्पन्न हुआ अर्थ को विषय करने वाला ज्ञान, वो अर्थाक्षर ज्ञान, उसी को अक्षर ज्ञान कहते हैं, ठीक है। और ये अक्षर तीन प्रकार के हैं, लब्धि अक्षर, निवृत्ति अक्षर और स्थापना अक्षर। लब्धि अक्षर, निवृत्ति अक्षर और स्थापना अक्षर। और ये जो तीनों प्रकार के अक्षर हैं, इन तीनों प्रकार के अक्षरों का ज्ञान मिलकर वो अक्षर ज्ञान कहलाता है। और अब इसके भी जो इनके भी भेद है, अब उसमें नहीं जा रहे अपन, फिर कंफ्यूजन होगा आगे। ये तीन प्रकार के अक्षर हो गए। अब अक्षर ज्ञान के ऊपर आ जाइए, 300, आंटी गाथा है 335। अक्षर ज्ञान के ऊपर क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब संख्यात अक्षरों की वृद्धि हो जाए तब पद नामक शुद्ध ज्ञान होता है। तो यहाँ संख्यात अक्षरों की वृद्धि कही है, कितने अक्षरों की वृद्धि होती है? 1634। हाँ, कितने अक्षरों की होती है? 1634,07,888। बोली बिला। 1634,07,888। हाँ, अनीता आंटी बोलिए, कितने अक्षरों की वृद्धि होने, पूरा बोलना है। 16,34,83,07,888 अक्षरों की वृद्धि होने पर एक पद बनता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ऐसा बोलना है पूरा, ठीक है। तो ये एक पद, वहां तो गाथा में लिखा है संख्यात, तो ये संख्यात ही है ना, 1634,83,00,000, ये संख्यात है। संख्यात अक्षरों की वृद्धि होने पर एक पद बनता है। तो ये इसको कहते हैं एक मध्यम पद। पद भी तीन प्रकार के होते हैं, पद भी तीन प्रकार के होते हैं। अपन ने वो ज्यादा भेद प्रभेद देखे नहीं, पर ये उसमें पढ़े थे अपन ने, अष्टपाउड़ में ही थे, अर्थ पद, प्रमाण पद और मध्यम पद। अर्थ पद तो वो होता है कि जितने भी अक्षरों से आपका अर्थ निकल जाए, आपकी बात हो जाए, वो अर्थ पद है। फिर प्रमाण पद का मतलब है 32 अक्षरों का एक प्रमाण पद होता है। 32 अक्षरों का
निश्चित संख्या वाले होते हैं तो हाँ 32 अक्षरों का एक प्रमाण पद होता है। और जो मध्यम पद है वो 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षरों का एक मध्यम पद होता है। तो जो जिनवाणी में यानी द्वादशांग में जो अक्षरों की गणना की गई है वो कौन से पद से की गई है? अर्थ पद से, प्रमाण पद से, कि मध्यम पद से? मध्यम पद से। ठीक है। फिर इसके बाद में पद के बाद में ये अक्षर ज्ञान के ऊपर एक एक अक्षर की वृद्धि करते करते जब इतने अक्षरों की वृद्धि होगी तो एक पद ज्ञान होगा। और फिर पद ज्ञान के बाद में दूसरा जो ज्ञान होगा उस आगे वाला ज्ञान उसका नाम है पद समास। पद समास पद से पद एक पद के ऊपर एक एक अक्षर की वृद्धि होने पर होने वाला ज्ञान पद समास ज्ञान है। फिर ऐसे पद ज्ञान के बाद में एक अक्षर की, दो अक्षर की, तीन अक्षर की, ऐसे संख्यात अक्षरों की यानी 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षरों की वृद्धि करी तो क्या बना? दो पद का ज्ञान, दो पद का ज्ञान, फिर तीन पद का ज्ञान, चार पद का ज्ञान, ऐसे संख्यात 1000 पदों के समूह का मतलब संख्यात 1000 पदों का जो ज्ञान हुआ उसका नाम है संघात शुद्ध ज्ञान। ठीक है। पद ज्ञान के ऊपर वृद्धि करते करते यानी संख्यात 1000 पदों का एक संघात शुद्ध ज्ञान होता है। और इस संघात शुद्ध ज्ञान में 4 गति में से एक गति का निरूपण मूल गाथा में दिया 338 में 4 गति में से एक गति का निरूपण करने वाले संघात शुद्ध ज्ञान के ऊपर फिर पूर्व की तरह क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि अक्षर की और पद और संघातों की वृद्धि होते होते जब संख्यात संघात की वृद्धि हो जाए तब एक प्रतिपत्तिक नामक शुद्ध ज्ञान होता है। तो इसमें ये बताना है मतलब अपन ने की है चर्चा लेकिन और थोड़ा किसी को कंफ्यूजन न रहे तो 4 गति में से एक गति का निरूपण का मतलब गति का ही निरूपण ऐसा नहीं, इसमें ऐसा समझना कि इसमें इतने अक्षर हैं या अक्षरों से समझो इतने अक्षर हैं कि एक गति का। आपकी इसकी वॉल्यूम बंद करी है, पूरी बंद है, एकदम कम से कम हो ही नहीं, मैं सिर्फ चार्ट से ही खोला था। तो एक गति का वर्णन जिससे हो उतना बड़ा ये एक संघात शुद्ध ज्ञान होता है। और इतना वर्णन करें कि पूरे चारों गतियों का, उसके दुखों का, जीवों की परिस्थितियों का, आयु वगैरह सब सारा वर्णन करें तो उतना कहलाता है एक प्रतिपत्तिक ज्ञान। प्रतिपत्तिक ज्ञान 4 गति का निरूपण करने वाला है और संघात शुद्ध ज्ञान एक गति का निरूपण करने वाला है। तो इससे इसको मतलब ऐसा नहीं समझना कि पर्टिकुलर ही है, उसके माध्यम से जो जितना बताया जा रहा है इतना वर्णन उसमें है ये बता दें। और ये जो कह रहे हैं एक गति का निरूपण करने वाला इसका मतलब एक गति का इतना वर्णन है जिसमें कितने पद आ सकते हैं, संख्यात 1000 पद जिसमें हो सकते हैं होते हैं उतना एक गति का वर्णन हो सकता है, इतना डिटेल। और 4 गति का वर्णन कितना होगा कि संख्यात 1000 पद एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे संख्यात बार ये संख्यात 1000 पद हो जाएंगे तब जाके वो प्रतिपत्तिक ज्ञान आएगा यानी 4 गति का निरूपण करने वाला ज्ञान आएगा। ठीक है, बोलिए रेणु जी। में एक संघात में भी एक गति का वर्णन और जो संख्यात संघात है उनमें भी उसी गति का वर्णन रहेगा? उसी का नहीं, उसी का मैंने कहा ना, आप गति का मतलब गति मत समझो, एक गति के वर्णन में जितने पद या अक्षर जो भी अपन को लेना हो जितने पद आए वो एक बार रखो, फिर 2 बार रखो, उसी को ले लो। ये केवल काउंटिंग बता रहे हूँ कि इतने सारे अक्षर मिल जाएंगे कि एक गति का वर्णन किया हुआ है वो संघात कहला रहा है, उसमें जितने अक्षर हैं ऐसा संख्यात बार जो वर्णन होगा कितना सारे अक्षर उसमें हो गए वो एक प्रतिपत्तिक कहलाएगा। मतलब संघात में एक ही गति का वर्णन होगा कोई भी, मतलब हाँ, एक गति का जितना वर्णन हो सकता है वो एक वो संघात। संख्यात 1000 संघात में होगा वो। हाँ,
संख्यात हजार संघात में संख्यात कम, हजार गतियों का बार गतियों का वर्णन होगा, ऐसे समझो। संख्यात हजार संघात ले रहे हैं ना, तो उसमें एक ही गति के वर्णन को हम अगर एक का ले रहे हैं, उदाहरण के लिए बता रही हूँ, अगर एक गति का वर्णन किया एक बार, फिर एक उसी गति का वर्णन किया दूसरी बार, फिर उसी गति का वर्णन किया तीसरी बार, हर बार अलग अलग भी होगा। अरे अभी केवल मैं उदाहरण ले रही हूँ, मेरा पूरा पूरा सुना आप, मेरा उदाहरण एक बार मेरी बात पूरी सुना। जैसे कि दूसरा उदाहरण लेते हैं कि मैंने ये टाइम बताना है अगर अपने को, तो मैंने शुद्ध ज्ञान के 20 नाम बोले। शुद्ध ज्ञान के ये 20 भेद बोलने में मुझे जितना समय लगा उसको बोलेंगे एक संघात। अब ये मैं शुद्ध ज्ञान के 20 भेद को एक बार बोलूंगी, 2 बार बोलूंगी, 3 बार बोलूंगी, हजारों बार बोलूंगी, तब जाके जो टाइम आएगा उस टाइम को कहेंगे प्रतिपत्ति। अब मैं यही चीज बोलूं कि मैं कुछ और बोलूं, उससे केवल टाइम बता रही हूं। ऐसे ही एक उसी गति का वर्णन करें कि किसी और गति का वर्णन करें कि गति के अलावा किसी और चीज का वर्णन करें, कुछ भी करें, उसमें अक्षर कितने आएंगे, इतने सारे आएंगे कि संख्यात हजार संघात उसमें अपन बना सकते हैं, उसको इकट्ठा करके। आया आप समझ में? बोलिए रजनी जी। मतलब आप जो बता रहे हैं उसका मतलब ये हुआ ना कि उस गति में जितना अक्षर या पद चाहिए उतना उस संघात ज्ञान में होता है। ये गति ज्ञान उस तो थोड़ी गति बता का रहा है। वर्णन करने में, उस गति का हाँ, गति का वर्णन करने में, हाँ, पर मतलब उसमें गति का ही वर्णन हो रहा है ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं। हाँ, या जरूरी नहीं है, और या चारों गति का वर्णन हो रहा है वो जरूरी नहीं, मतलब जितना शब्द चाहिए उतने शब्दों का समावेश वहां हो जाता है। यही हुआ। हाँ, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बता रहे हैं कि एक गति का इतना निरूपण है द्वादशांग में, कि एक गति का इतना निरूपण है कि उसका फिर एक संघात बन जाता है। लेकिन फिर आगे वाले जो प्रतिपत्ति के लिए कोई जरूरी नहीं, फिर गतियां तो 4 ही हैं और आप संख्या हजार जोड़ रहे हो, तो गतियां तो 4 ही है ना, इसलिए उसको ऐसा लेना कि उसमें जितना शब्द आ सकते हैं उसके आगे, मतलब उतना जितना जो भी वर्णन हो रहा है वो सब प्रतिपत्ति ज्ञान कहलाए। ठीक है, देखिए आगे। तो संघात कब बना कि संख्यात हजार पदों का एक संघ। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में याद करिए सुनीता आंटी, आप थोड़ा अच्छे से क्लियर करिएगा, आपका थोड़ा गड़बड़ चल रहा है मामला। अब इसमें अच्छी तरह आप समझ आ रहे हैं। तो ये तो भेजी भी है आप लोगों को पीडीएफ से शुरू से, इसलिए मैं आज दिखा भी रही हूँ कि इसको कैसे आप पढ़ लो। तो पद कब बना? 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर का एक पद, ऐसे अलग से लिखना। फिर संघात कब बनेगा? संख्यात हजार पदों का एक संघात। ठीक है, अब प्रतिपत्तिक कब बनेगा? संख्यात हजार नहीं, संख्यात ही प्रतिपत्तिक होंगे। एक मिनट देखो, संख्यात हजार पद बढ़ाएंगे। संख्यात संघात हजार नहीं है, इसमें ध्यान रखना है। संख्यात संघात होने पर एक प्रतिपत्तिक होता है। अगर हजार लिख रखा है उसके आगे तो ठीक कर लेना उसको, ये इसीलिए मैं आज हजार की जगह संघात लिखना है। संख्यात संघात होने पर एक प्रतिपत्तिक शुद्ध ज्ञान होता है, क्योंकि अपन ने पहले वाले में जोड़े हैं संख्यात हजार पद, तब एक संघात हुआ है, तो वो हजार वाला फ्लो अपना चल रहा है, तो यहाँ पे केवल हजार नहीं रखना है। संख्यात संघात होने पर एक प्रतिपत्तिक शुद्ध ज्ञान होता है। ठीक है, लेकिन टेबल वाली बुक में मैम संख्यात हजार ही लिखा है। संख्यात हजार लिखा है उसमें। हाँ, संख्यात ही लिखा है। इसमें तो फिर भी चलेगा, लेकिन आगे जो प्रतिपत्तिक वाला है ना, मतलब संख्यात भी अगर बोलेंगे ना अकेला, तो उसमें वो हजार उसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। और जो ये आगे वाला है ना अनुयोग के लिए, तो अनुयोग में स्पेसिफिक मतलब संख्यातों प्रतिपत्तिक की ही होगी, संख्यात हजार प्रतिपत्तिक की नहीं होगी अनुयोग के लिए, क्योंकि इस पे विकास भैया का लेख है, और उसमें भी मैं और कल मतलब नेक्स्ट क्लास में कंफर्म बता दूंगी कि वहाँ संख्यात ही, क्योंकि उनका पूरा लेख है, उसको और पढ़ के वापस से
ये प्रतिपत्तिक ज्ञान कैसे होता है? तो संख्यात संघात होने पर प्रतिपत्तिक ज्ञान होता है, उसको उन्होंने सिद्ध किया है। तो अभी आप 1000 हटा के रखिए, नहीं भी लिखेंगे तो भी वो 1000 उसमें गर्भित रहेगा। ठीक है, तो कहाँ तक आए अपन? पद कब बना था? 1634 करोड़ अक्षरों का पद बना था। फिर संघात कब बना? संख्यात 1000 पदों का बना संघात। फिर प्रतिपत्तिक कब बना? संख्यात संघातों का प्रतिपत्तिक बना। ठीक है, अब इसके बाद वाला ज्ञान है, हाँ वो उसमें 1000 है, लेकिन वो इसमें नहीं है। जो विकास ज्ञान है करेक्शन करके अपडेटेड है, यहाँ जो है ना वो तो छप गई किताब, अब जो छप गई उसमें करेक्शन तो कहाँ, ये जो ऑनलाइन ये है ना अपनी पीडीएफ, इसमें करेक्शन है। तो यहाँ लिखा है संख्यात संघात होने पर एक प्रतिपत्तिक शुद्ध ज्ञान होता है। ठीक है, इसके बाद में और प्रतिपत्तिक शुद्ध ज्ञान में चारों गतियों के स्वरूप का निरूपण जिसमें होता है वो प्रतिपत्तिक ज्ञान है। अब फिर इसमें वृद्धि होते होते, अब अपन समास को नहीं देख रहे, डायरेक्ट अगले वाले को देख रहे हैं। तो उसमें जो वृद्धि होती है तो कितने प्रतिपत्तिक का मिलके अगला वाला ज्ञान होगा? 1000 नहीं लगना है, संख्यात प्रतिपत्तिक की वृद्धि होने पर एक शुद्ध ज्ञान होता है। ठीक है, अगर हाँ सॉरी अनुयोग होता है। अगर अब 1000 लगा हुआ है आप लोगों के लिखे हुए में इसके बीच में, तो उसको हटा लीजिए। संख्यातों प्रतिपत्तिक की वृद्धि होने पर एक अनुयोग शुद्ध ज्ञान होता है। तो अब यहाँ पर अनुयोग का, अनुयोग के लिए कहा है 14 मार्गणाओं के स्वरूप का निरूपण करने वाला अनुयोग। इसके लिए अनुयोग द्वार शब्द भी आता है वहां षटखंडागम इत्यादि में। अब इसके लिए थोड़ा मेरे को आपको बताना है कि अनुयोग का मतलब ऐसा नहीं है प्रथमानुयोगी, जैसे कल परसों अपन लगा रहे थे ना कि मार्गणाओं का वर्णन करना अनुयोग में लगाएंगे, तब भी मैं उसमें मतलब इतने अच्छे से मतलब मैं हाँ नहीं कर रही थी, लेकिन वो थोड़ा ऐसा अनुयोग का मतलब ये है कि वही जैसे अभी गति के संबंध में लगाया है ना, संघात में इतना वर्णन है कि एक गति का निरूपण जितना होता है वो संघात में, फिर प्रतिपत्तिक में इतना निरूपण है कि 4 गति का मिलके जितना वर्णन हो वो एक प्रतिपत्तिक में, और फिर अनुयोग में कितना वर्णन है? 14 मार्गणा, मार्गणा का है 14 मार्गणाओं के स्वरूप का निरूपण करने वाला अनुयोग। अब इसको ऐसे समझो, देखो 14 मार्गणाएं पता है आप लोगों को? किसको नहीं पता? सबको पता है, रजनी जी को नहीं पता, कोई बात नहीं। कौन सुनाएंगे इधर से 14 मार्गणाओं के नाम? इनको भी नहीं पता, नीतू जी को भी, और जिनको नहीं पता वो हाथ भी नहीं खड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग हैं। दीपिका जी को भी नहीं पता। तो ये अपन पढ़ने वाले हैं, ये अपना पहला अधिकार को, इसलिए मैं कह रही हूँ तत्वार सूत्र को ड्रॉप करा के कर्मकांड को कंटिन्यू करें, तो उसके बाद अपन फिर ये पढ़ेंगे। वो पढ़ा हुआ है तत्वार सूत्र कई बार। बोली 14 मारना है जल्दी। अरे गति जाती शरीर। हाँ चलिए इधर से पूछ लेते हैं जल्दी से, विनीता आंटी बोलिए। गति इंद्र का योग वेद कसाय ज्ञान संयम दर्शन लेत्या भव्य सम्यक्त संगीत वार रटा हुआ है पहले से ही। इतने उत्साहित हैं। देखिए ये 14 मार्गणाएं, मार्गणा का मतलब है जहाँ जीवों को खोजा जाता है। तो ये 14 आप तो समझ लो 14 चीजें हैं कुछ। तो 14 चीजों में से पहली मार्गणा का नाम है गति मार्गणा, है ना। 14 में से एक को उठाया, और उस एक के भी कितने भेद हैं? एक के भी 4 भेद हैं। 14 थे, 14 में से एक को लिया, उस एक के भी 4 भेद हैं। उन 4 में से भी एक को उठाया, उसका वर्णन किस में आ रहा है? संघात में। समझ में आ रहा है? 14 है टोटल, 14 में से एक को लिया, एक के 4 भेद थे, उस 4 में से भी एक को लिया, उस एक का वर्णन आ रहा है केवल संघात में। माइनस मतलब उल्टा चले तो घटता हुआ, समझ में आ रहा है? अब वो एक पूरी मार्गणा, गति, चारों गतियों का निरूपण कह रहे हैं ना, तो वो एक पूरी मार्गणा हो गई गति मार्गणा। उसका निरूपण किसमें हो रहा है? प्रतिपत्तिक में। ठीक है, और अब सारी की सारी पूरी 14 मार्गणाओं का वर्णन वो किसमें हो रहा है? वो अनुयोग।
ऐसे विस्तार हो रहा है। समझ में आई बात? समझ में आई ना? ये सीधा इधर विनीता आंटी प्रसन्न हो रही है, इधर पूर्णिमा आंटी प्रसन्न हो रही है बाकी सब भी प्रसन्न हो रहे हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? ये ऐसा है। ये 14वां अनुयोग का मतलब ऐसा नहीं लगाना कि इसमें पुरतमान योग का कहानियों का वर्णन है कि ये वर्णन है। इस तरह से विस्तार से वर्णन आ रहा है ना? अब आगे, अब कितने अनुयोग का मिलके अगला वाला प्राभृत ज्ञान होगा? 4। अब इसमें ये और मेरे को आपको विशेष रूप से दिखानी थी। संख्यात नहीं है, हर जगह संख्यात नहीं लगाई है सुनीता आंटी। नहीं, इसमें पहले अभी पहला वाला एक अनुयोग आ गया। रुकिए, प्राभृत ज्ञान कब होता है? अनुयोग के बाद आता है प्राभृत। तो प्राभृत ज्ञान कितने अनुयोग को मिला के होगा? तो अपन ने क्या लिया था? 4। लेकिन यहाँ 4 नहीं है, 4 आदि अनुयोगों के, चतुरादि है ना, आदि है। और उसमें संख्यात शब्द, मतलब संख्यात भी बोल सकते हैं, 4 को भी संख्यात बोल सकते हैं। तो अब उसमें आदि में कितना लेना है प्राभृत के लिए? तो यथा योग्य जो भी हो, यहाँ मैंने खोजने की बहुत कोशिश की है, तो मुझे आदि में कितना लेना है वो नहीं मिला, और वो पूछने के लिए भी कोई अवेलेबल था नहीं मैं किसी से पूछ सकूं। तो लेकिन आदि तो जरूर लगाना आप उसके आगे, केवल 4 ही नहीं, इतना जरूर समझ लेना कि केवल 4 अनुयोगों का ज्ञान वो प्राभृत नहीं है, 4 आदि। तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। एक अनुयोग का ज्ञान कितना विस्तृत है कि पूरी 14 मार्गणाओं का वर्णन जिसमें हो, उतना विस्तार वो एक अनुयोग का ज्ञान हो सकता है। आप समझ लो कि पूरे षटखंडागम के 16 भागों में, धवला जो टीका है उसके जो 16 भाग हैं, उसमें बस मार्गणाओं का गुणस्थान, मार्गणा और गुणस्थान में जीव का वर्णन वही है, इतना सारा वर्णन है। उसको संक्षिप्त किया है ये गोमट सार में। तो वहां क्या है कि हर पुस्तक में आपको मार्गणा का वर्णन मिलेगा, हर पुस्तक में अलग अलग अपेक्षाओं से। तो यहाँ इन्होंने क्या किया कि वो जो हर पुस्तक में अलग अलग था ना, उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया कि इस अपेक्षा से सारा चीज एक जगह, इस अपेक्षा से सारी चीज एक जगह। तो वो इसका समराइजेशन यहाँ किया। तो इतना वर्णन है, मतलब तो 14 मार्गणाओं का वर्णन वो एक अनुयोग में हो रहा था। अब ऐसे 4 आदि अनुयोगों का को मिलाएंगे तो 4, 5, 6 यथा योग्य जो भी हो, उन अनुयोग मिनिमम 4 भी अपन माने, आदि लिया है ना, तो उनको इसलिए अपना वो गलत नहीं है 4, लेकिन अकेला 4 ही नहीं है, ऐसा ध्यान रखना। तो मिनिमम भी माने तो 4 अनुयोगों से के होने पर, 4 अनुयोग के ज्ञान, जितना ज्ञान होने पर कौन सा ज्ञान होता है? प्राभृत का मतलब होता है अधिकार, चैप्टर बताया था मैंने, है ना? प्राभृत का दीपिका जी कुछ पूछना है, बोलिए। इससे इसमें अभी जो आपने वो स्लाइड दिखाई थी उसमें लिखा था 4 आदि अनुयोगों के पूर्व का ज्ञान। तो फिर यहाँ अनुयोगों के पूर्व का क्या मतलब हुआ? ये तो प्राकृत समास के लिए 4 आदि अनुयोगों के पूर्व तक अनुयोग समास ज्ञान है। अच्छा, पूर्व तक। तक अनुयोग समास ज्ञान है, ठीक है। आगे फिर प्राभृत ज्ञान के बाद नेक्स्ट ज्ञान कौन सा है? प्राभृत ज्ञान। तो कितने प्राभृतों का एक प्राभृत होता है? अब वो तो बताएंगे अपन, लेकिन प्राभृत का मतलब है अधिकार। तो प्राभृत का मतलब क्या हुआ? प्राभृत का अधिकार। एक प्राभृत में जैसे मैथ्स में करते हैं ना, प्राभृत इज इक्वल्स टू अधिकार, ठीक है। और यहाँ लिखा है प्राभृत। तो एक प्राभृत को तो प्राभृत रहने दो, और इस एक प्राभृत की जगह उसका दूसरा मीनिंग लिख दो, तो क्या बनेगा? प्राभृत का अधिकार। अभी लिखना नहीं है, मैं आपको भाव समझ में आए उसके लिए बता रही हूँ, भाव समझ में आए उसके लिए। प्राभृत यानी अधिकार,
और प्राभृत, प्राभृत यानी अधिकार का अधिकार बोलेंगे तो उतना नहीं समझ आएगा। प्राभृत का अधिकार मतलब क्या हुआ, प्राभृत एक बड़ी चीज है और उसका एक अधिकार, एक चैप्टर, वो हो गया प्राभृत। प्राभृत अपने को लगता है प्राभृत प्राभृत ये तो बड़ा होना चाहिए, जैसे निद्रा, निद्रा वो बड़ी है निद्रा छोटी है, ऐसा लगता था अपने को। पहले मुझे भी लगता था ये प्राभृत प्राभृत पहले क्यों दिया है, जब पहली बार पढ़ा तो ऐसा लगा। लेकिन प्राभृत के अधिकार को प्राभृत प्राभृत कहते हैं। तो प्राभृत तो आगे वाली चीज, ठीक है ना। तो जैसे ये बड़ी बड़ी आती है, एक गति का वर्णन, फिर पूरी गति मार्गणा का वर्णन, फिर पूरी 14 मार्गणाओं का वर्णन, फिर उसके बाद में पूरे चैप्टर का ही वर्णन। 14 मार्गणाएं तो उसमें से कुछ चीज है ना, पूरे अधिकार का वर्णन, और उस वो अधिकार के प्राभृत के भी मतलब एक चैप्टर का, और वो पूरी बुक का वर्णन समझ लो, वो कहलाएगा फिर प्राभृत। उदाहरण दे दूं, अभी पूरी बुक नहीं हुई है ऐसे, टाइम अपना हो गया है मतलब, लेकिन अब इसको थोड़ा कर लें पूरा। 24 प्रावत प्रावत का एक प्रावत। हाँ तो 24 प्राभृत, मैं तो उसका शब्द अर्थ बता रही थी, प्राभृत प्राभृत का शब्द अर्थ। अब प्राभृत कितना कैसे बनेगा कि 24 प्राभृत प्राभृत का एक प्राभृत होता है। एक प्राभृत प्राभृत में क्या वर्णन था, एक प्राभृत प्राभृत में क्या वर्णन था? 14 मार्गणाओं का वर्णन, 14 मार्गणाओं का वर्णन 4 बार कर लो, है ना। 4 अनुयोग का वर्णन हो रहा है ना, तो 14 मार्गणाओं से 4 गुना वर्णन। ऐसा अभी अपनी भाषा में समझने के लिए बता रही हूँ कि 14 मार्गणाओं का जितना वर्णन है उसका 4 गुना वर्णन वो एक प्राभृत प्राभृत में, मिनिमम 4 गुना। चतुरादि अनुयोग लिया है ना, तो वो मिनिमम 4 गुना वर्णन वो एक प्राभृत प्राभृत में है। अब ऐसा 24 गुना उसको करो, 24 प्राभृत प्राभृत का एक प्राभृत होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में वस्तु, तो कितने प्राभृत की एक वस्तु होती है कि 20 प्राभृतों की एक वस्तु होती है। वस्तु का मतलब ऐसी चीज नहीं, ये ज्ञान का नाम है, वस्तु नाम का ज्ञान। तो वस्तु अपन अभी वस्तु होती है ऐसे ही बोल रहे हैं, वस्तु नाम का शुद्ध ज्ञान होता है, प्राभृत नाम का शुद्ध ज्ञान होता है, अनुयोग नाम का शुद्ध ज्ञान होता है। और फिर कितनी वस्तुओं के होने पर कि 10 वस्तुओं के होने पर पहला पूर्व उत्पाद पूर्व ज्ञान होता है। फिर उसके बाद में जब पहला पूर्व ज्ञान हुआ उसके बाद में फिर 8 कितनी बढ़ाई है 14 वस्तुओं के होने पर उत्पाद पूर्व के आगे फिर 14 वस्तुओं के ज्ञान होने पर अग्रायणी पूर्व होता है। फिर उसके आगे बढ़ाते बढ़ाते 8 वस्तुओं के ज्ञान होने पर वीरानुवाद पूर्व होता है। इस तरह से ये कल अपन ने किया था, इस तरह से ये सारे ज्ञान बढ़ते जाते हैं। और इस शुद्ध ज्ञान का अंतिम भेद वो है त्रिलोक बिंदुसार पूर्व। उसके आगे अब ये इसमें प्रवेश वस्तु ज्ञान में किस चीज का वर्णन है ये नहीं बताया। अब ये इतने बड़े बड़े, हाँ नहीं ये इतने बड़े बड़े इसमें यहाँ नहीं बताया कि वो, अब वो मैं सोच रही थी वो भी मतलब मैं कुछ थोड़ा नोट करके लिख के थोड़ा दिखाने, वो सब जो अपने जो बड़े बड़े समझ लो ये आ रहे हैं ना अंग वगैरह, उसमें वो आएगा, लेकिन अभी मैं कर नहीं पाई। तो अगर वो हो जाएगा मंडे तक, कुछ अभी टाइम कम मिल रहा है। दीदी इन पूर्व अभी यहाँ तक का इतना जितना अपन ने पढ़ा है, इसमें और भी विशेष बातें हो सकती है। मेरा तो मूड केवल 1-2 दिन में आपको वर्बली नाम बताने जितना ही था कि एक बार क्या मतलब पता तो लगे ये भी कुछ चीज है, लेकिन पूरा वीक अपना हो गया। बोलिए। हाँ दीदी, एक तो मैं ये कहती कल्पना बहन की किताब में 2-3 बात डिफरेंट है, तो मैं कौन सी किताब से देख के हाँ नहीं करेक्शन मैंने वो करूँ? देख लिया था, मैंने उसकी फोटो खींची थी। कोई नहीं, वो मैं उसमें से देख के नहीं करेक्शन उसमें मैं करूँ। बता रही हूँ आपको चीज है, मैं फोटो खींच के ही लाई थी उसकी।
हाँ बेचारी बहुत मेहनत कर रही है। मिल नहीं रही, चलो अभी मैंने खींच वो तो मैं करेक्शन करने की कोशिश करूंगी, पर मैं आपको दूसरी बात ये कह रही, जैसे उत्पाद पूर्व के बाद अग्रयाणी है, अग्रयाणी के वीर्यानुवाद है, ये भी क्रम से है। जिसको उत्पाद का ज्ञान होगा उसको अग्रयाणी का होगा, जिसको उत्पाद अग्रयाणी का होगा उसको वीर्यानुवाद का होगा। हाँ, ऐसा क्रम है। ये क्रम है। ये तो मतलब क्योंकि एक पूर्व का, दो पूर्व का, जिसको मतलब जैसे 14 पूर्व के ज्ञान है जब तो एक साथ ही है। हाँ जी हाँ। ऐसा अपन ने किसी का सुना है क्या कि इनको 11 अंग और 2 पूर्व का ज्ञान था, 11 अंग और 5 पूर्व का, ऐसा नहीं सुना। अच्छा जो धरसेनाचार्य को या कुंदकुंदाचार्य को था वो किसी पूर्व के किसी अंश का, तो वो हाँ मैं आपको बताऊं। अभी अपन अपने को जल्दी तो नहीं भागने की, मतलब असली मोड में। तो मैं आपको मैं तो खंडागम की प्रस्तावना में से बताऊंगी। ये जो शब्द आए ना वो वहां यूज में आए हैं। कौन सी सटखंडागम की? छठखंडागम नहीं, सॉरी, धवला की प्रस्तावना। धवला धवला की पुस्तक कौन एक। नंबर पे? चलो धवला पुस्तक एक। एक अच्छा। तो ये वस्तुश्रुत ज्ञान का सब्जेक्ट वही होगा जो पूर्वों में उसका थोड़ा वाला छोटा मिनिमम वाला काम होगा उसमें। वस्तुश्रुत ज्ञान का सब्जेक्ट क्या है? अब सब्जेक्ट तो जो भी द्वादशांग में जो भी है, ऐसा सब्जेक्ट नहीं बताए गए हैं अभी इसके। और कुछ विशेष अभी तक, मतलब मुझे इतना ही पता है इसके बारे में। इससे तो जुड़ के पूर्व ज्ञान बन गया ना, इसलिए पूर्व वाला ही कुछ होगा इसमें भी नहीं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि वही ज्ञान, मतलब उसी से रिलेटेड उसमें होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये शुद्ध ज्ञान के भेदों की चर्चा अपनी हुई है। अभी अपनी सबकी खुद की जिम्मेदारी है कि याद किया है तो उसको थोड़ा रिवाइज करते रहें। और कुछ बताना होगा एक दो बात तो मंडे को बताऊंगी, बाकी नहीं फिर अपने आगे फर्स्ट पावर चालू करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, अब यहीं पूरा करते हैं। बोलिए निशा जी। आवाज बंद है आपकी। आज का यूट्यूब पे डाल देना मैम, पूरा स्लाइडिंग सहित। हाँ, यूट्यूब पे तो डल जाता है रात को रोज। हाँ, यूट्यूब पे डाल देना आज का। आप नहीं, आप बोलेंगे तो भी डलता है, और आप बोलेंगे और नहीं डलना होता है जिस दिन, उस दिन नहीं डलता है। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। डल जाता है, रात को डल जाता है। इस शुद्ध ज्ञान में हम कहाँ खड़े हैं? पूछा तो था पहले दिन, आप लोगों को तो होमवर्क दिया था कि हम कहाँ खड़े अक्षरात्मक, हैं। अक्षरात्मक ज्ञान, अक्षर समास कुछ। हाँ, अक्षर समास, बस इतना तक ही है अपना, इतना ही। चलिए, चिन्वाणी से। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से तो बड़े दुख में भ्रमण बेरी, निर्ग्रंथ का की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।
एक मिनट रुकिएगा सब। वो मतलब ऐसा नहीं है जैसे अभी जो आशा आंटी पूछ रहे थे ना, किसी एक पूर्व का ज्ञान हो सकता है, क्योंकि अपने जो उसमें है ना परिहार विशुद्धि संयम में, तो नवे पूर्व का ज्ञान, प्रत्यय ज्ञान पूर्व का, उसका मतलब क्या है कि नवे पूर्व का ज्ञान का मतलब उसको पहले उत्पाद पूर्व का ज्ञान और ग्रहण, ऐसा नहीं, ये उस उतने अक्षर या उतने पद, मतलब उतना ज्ञान उसको होगा, वो सारा पिछला उसमें जो वर्णन है वो सारा ज्ञान हो, वो वाली बात नहीं है। नवे पूर्व का ज्ञान उसको होगा तो उसमें जो वर्णन है वो तो है, लेकिन वो ज्ञान की क्या बोलना चाहिए, क्वांटिटी, मतलब कितना ज्ञान होगा, उतना ज्ञान तो उसको होगा, क्योंकि नवा पूर्व तो पहले दूसरे तीसरे से बढ़ते बढ़ते ही आएगा। तो डायरेक्ट नवे पूर्व का ज्ञान हो सकता है, पीछे के और बातें को ज्ञान नहीं हो, लेकिन इतना ज्ञान उसको हो सकता है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? हाँ, वो एकदम से आ गया। जय श्री सभी को। क्रम से हो